हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और आप लोगों के लिए मैं चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पिछली वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसा था, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या थी, ये सारा हम लोगों ने देखा था। अब जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये जो हम लोग पढ़ने जाएं तो क्या मीनिंग आप समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेटल जब किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। उनका एक पैटर्न होता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर टाइप के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। मेटल कुछ आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब आपको मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी समझनी है, मतलब वो जब किसी पर्टिकुलर तरीके की चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम लोग वन बाय वन मेटल्स की प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेटल्स बहुत सारे हैं, वी नो दैट देयर आर सेवरल मेटल्स और हर मेटल की प्रॉपर्टी अलग है। एक होता है मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल के रिएक्ट करने की कह सकते हैं कि मेटल कितना फास्ट रिएक्ट करता है किसी चीज के साथ, या कुछ मेटल होते हैं जो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, जल्दी रिएक्ट करने की या धीरे धीरे रिएक्ट करने की। तो मेटल की रिएक्टिविटी के आधार पर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अब आप देखें कि ये एक सीरीज बना दी, मेटल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और ये जो ऑर्डर बनाया गया है इसमें टॉप पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल रखे हैं जो सबसे हाई रिएक्टिव है, हर चीज के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाले। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये आपके लास्ट में बॉटम में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जिनका रिएक्शन बहुत ही कम होता है या किसी चीज के साथ बहुत धीरे रिएक्ट करेंगे। और बीच में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, दे आर क्या कह सकते हैं कि मीडियम रिएक्टिव जो है मेटल्स होते हैं। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, द अरेंजिंग ऑफ द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक मेटल्स का वो अरेंजमेंट जिसके अंदर मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया, अरेंज किया गया। मतलब हाई रिएक्टिव ऊपर रखा गया और लो रिएक्टिव एलिमेंट को नीचे रखा गया। तो इस तरीके की जो सीरीज बनती है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, कई जगह आप देखोगे इसको एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कह लो या सिर्फ एक्टिविटी सीरीज भी कह लो, क्लियर चीज। अब आप इसमें देखें सबसे हाई रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। देखो इसमें ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके अलावा भी आपके कई सारे एलिमेंट मेटल इसमें आ सकते हैं, बट ये जो एलिमेंट की लिस्ट है, मेटल की लिस्ट है, ये जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले जो मेटल है उन्हीं की लिस्ट दी गई है, उन्हीं का आपस में कंपैरिजन करके ये लिस्ट तैयार की गई। अगर कई किताबों में आप देखोगे उसमें इन एलिमेंट के साथ, इन मेटल के साथ और भी कई आपको मेटल्स के नाम मिल जाएंगे, तो आप कहोगे सर इसके बाद तो वो दूसरा आना चाहिए था, ये तो आया ही नहीं। तो हम लोग उन सभी मेटल्स की बात, मेटल्स बहुत सारे हैं, हर मेटल को अरेंज इसमें किया जा सकता था, लेकिन सबको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे ज्यादा जो आपके इस बुक के अंदर जो काम में आ रहे हैं, जिनका यूज बार बार हमें करना है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे जो काम में आने वाले जो मेटल्स हैं उनकी लिस्ट है, तो उसमें आपके सोडियम सबसे हाई रिएक्टिव दिया हुआ है, फिर पोटेशियम हाई रिएक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब टॉप में जो है वो सबसे हाई रिएक्टिव है, बॉटम में जो है वो लो रिएक्टिव। मतलब ऊपर से नीचे आते समय रिएक्टिविटी, उनका जो रिएक्शन करने का जो स्पीड है, रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आपको कोई कह दे कि विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक और लेड, अगर आपको इसमें कंपैरिजन पूछे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है,
जिंक है या लेड, तो सीधा सीधा जो ऊपर आता है दैट इज हाई रिएक्टिव, ये क्या हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया, और जो आपके नीचे आ रहा है वो क्या हो गया, लो रिएक्टिव। तो कंपैरिजन सिंपल है, ऊपर आएगा हाई रिएक्टिव कहलाएगा, नीचे आएगा वो लो रिएक्टिव कहलाएगा। क्लियर? तो अब ये जो मैंने एक्टिविटी सीरीज आपको क्यों बताई, पहले इससे ये पता चलेगा कि कौन से मेटल जो है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाले हैं, और जब कोई मेटल ज्यादा रिएक्ट करता है तो ध्यान रखिएगा वहां पर हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिएक्शन फास्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और भी कई तरीके के ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं जो प्रॉपर्टी समझाऊंगा उस प्रॉपर्टी में भी आपको इस सीक्वेंस की काफी जरूरत पड़ेगी, आपको काफी चीजें इस रिएक्टिविटी सीरीज इस ऑर्डर के हिसाब से समझ में आएगी कि कौन सा हाई रिएक्टिव है तो वो क्या नेचर शो करेगा रिएक्शन के दौरान, लो रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन के दौरान क्या प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्वेशन शो करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कौन से जो मेटल है हाई रिएक्टिव है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, इस तरीके से ये ऑर्डर जो है वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यहां पर हम लोग जो मेटल है उन मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ। अब आपके बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे मेटल जो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या एक जैसी तरीके की रिएक्शन देंगे, क्या वो आपके ऑब्जर्वेशन, देखो प्रोडक्ट की बात करें तो सबका प्रोडक्ट एक जैसा हो सकता है क्योंकि सब मेटल है, सबके सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर जो रिएक्शन के दौरान जो जो चीजें देखने को मिलती है, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, वो सब में अलग अलग होंगे। तो हम लोग कुछ समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, गैस सोचिए, सिंपल, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। जब मेटल जो है आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। कुछ एग्जांपल समझते हैं। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। Example, when copper is heated, it combine with oxygen to form copper oxide. क्लियर है कि जब आपके कॉपर आपके हीट किया जाएगा तो हीट करने पर क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होगा तो क्या हो जाएगा, आपके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। Cu plus O2 gives CuO। क्लियर? Cu प्लस O2 gives CuO। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है आपके चलती है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। When aluminium is heated, it combine with oxygen to form aluminium oxide। कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ आपके रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एग्जांपल की रिएक्शंस आप देख लें, Al प्लस O2 है ना, बैलेंस करने के लिए आगे नंबर लगे हुए हैं, 4Al प्लस 3O2 gives 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? बहुत सिंपल है, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। क्लियर? सिंपल। चलिए, सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। अब आपके ज्यादातर जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं उसका केमिकल नेचर कैसा होता है, आपके जो ज्यादातर मेटल ऑक्साइड बन गए, ये मेटल ऑक्साइड जो बना है इसका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है। हमने इससे पहले वाला एक चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें मोस्टली केमिकल की नेचर या तो एसिडिक या बेसिक और आपके सॉल्ट, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्लासिफिकेशन नेचर की बात होती है वो होती है एसिडिक और बेसिक की। तो आपके जब प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, केमिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है या वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वे बेसिक नेचर शो करते हैं, और ये इसीलिए कहा जाता है दे आर बेसिक ऑक्साइड। वो एक बेसिक नेचर वाले ऑक्साइड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मैं इन्हें आगे वाटर के साथ मिला दूं, किसके साथ, वाटर के साथ मिला दूं, तो ये क्या बनाएगा, ये बेस बनाने का काम करेंगे।
बेस जानते हैं आप, जैसे आपके NaOH इज बेस, आपके KOH इज बेस, CuOH होल ट्वाइस इज बेस, आपके Al2OH होल थ्राइस, ये सब क्या है, एक तरीके के बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस बनाते हैं। तो बेस बेसिक नेचर का है, और क्योंकि इनसे आगे बेस बनता है तो कुल मिला के इन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या बना, वो बना आपका बेसिक ऑक्साइड। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। तो एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। आपके सोडियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो आगे क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कुल मिला के अगर आगे बेस बन रहा है तो इसका मतलब ये जो चीज बनी ये कौन से नेचर की हो गई, बेसिक नेचर की। एक एग्जांपल और है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या बनाएगा, आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर चीज। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर यहां तक बात, कि जब आपके कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, वो मेटल ऑक्साइड देता है, फर्स्ट थिंग। और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो केमिकली किस नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनाएगा, वो बेस बनाने का काम करेगा। क्लियर। चलिए, अब आपके मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, ये हमने पढ़ा, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड थोड़े स्पेशल केस वाले होते हैं। कैसे, उनका नेचर कभी कभी वो बेसिक नेचर के साथ साथ क्या करते हैं, वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। बेसिक नेचर के साथ साथ क्या करते हैं, वो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, बताते हैं आपको, सम मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं अलग अलग रिएक्शन में। कभी तो वो एक एज अ एसिड नेचर शो कर रहा है और कुछ रिएक्शन के अंदर वो एज अ बेसिक नेचर की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो आप देखें ऐसे जो कौन कौन से हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक और होता है जिंक ऑक्साइड, कुछ ही हैं, ज्यादा ऐसे नहीं है। तो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अभी आप देखें यहाँ HCl के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये एसिड हो गया। क्लियर है। तो जब एक सब्सटेंस को मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं और वो रिजल्ट में क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो है ये क्या है, ये है आपका सॉल्ट और वाटर। तो आप देखें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सॉल्ट और वाटर कब बनते हैं, जब यहां पर एसिड बेस रिएक्ट करता है। तो एसिड इज क्लियर, ये जो है ये आपका एसिड है, ये हमारे एकदम क्लियर है। तो फिर बेस का काम किसने किया, तो ये आपका बेस का काम कर रहा है। क्लियर। तो यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो नेचर है वो कौन सा है, बेसिक नेचर है। समझ में आई बात। अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखें, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आपके NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिजल्ट में क्या बना रहा है, देखें आप, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये भी क्या है, सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट और वाटर बन रहा है और उसमें एक चीज आपका बेस है, तो बताओ ये कौन सा नेचर शो कर दिया, यहां पर हो गया आपके एसिडिक नेचर। तो यहां पर ये एसिडिक नेचर शो करा, बेस तो ये है ही है, बेस बेसिक नेचर शो करेगा तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो क्या करेगा, वो एसिडिक शो करेगा। तो यहां एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक की तरह काम कर रहा है और इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक की तरह काम कर रहा है। क्लियर चीज। तो इस तरीके से आपके जो एक ही मेटल ऑक्साइड जो है वो आपके अलग अलग रिएक्शन में एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों रखते हो, ऐसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा। याद रखिएगा नाम क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक एग्जांपल और है आपके, जिंक का भी हम लोग ले सकते हैं, ZnO प्लस HCl, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसको इसके साथ रिएक्ट कराओ तो देखो यहां पर क्या बन रहा है आपके, ZnCl2 प्लस H2O। तो आपके HCl एसिड है, क्लियर है, रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसका मतलब इस एसिड के साथ दूसरा जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो हो गई। क्लियर।
अब यही आपके जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में क्या देता है, Na2ZnO2 प्लस H2, वही सॉल्ट प्लस वाटर, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट प्लस वाटर मतलब यहाँ एसिड प्लस बेस, तो बेस का काम ये कर रहा है। अब जब बेस का काम ये कर रहा है तो फिर इसने किसका काम कर दिया, ये हो गया आपका एसिडिक नेचर। तो अब देखो एक रिएक्शन में ZnO बेस का काम कर रहा है और एक रिएक्शन के अंदर ZnO एसिड का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपके एक ही मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करा और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करा। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, व्हेन अ मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी देन दैट मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्लियर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का स्पेशल क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव सम एग्जांपल। एग्जांपल में दो ही हैं, आप याद कर लीजिएगा, ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है, बड़ी क्लासों में जाओगे और नाम आ जाएंगे, बट फिलहाल आपको दो के नाम याद रखने हैं। किस किस के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर। तो यहां पर हमने एक सिंपल सी चीज समझी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, आपके बेसिक होता है, बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर भी रख सकते हैं। उन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। क्लियर चीज, रिएक्शन याद कर लीजिएगा। आपको कभी कभी विद एग्जांपल समझाना पड़ेगा कि बताओ कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये, एसिडिक नेचर कब शो कर रहा है, बेसिक नेचर कब शो कर रहा है, तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखोगे तो इसका मतलब आपको नहीं आता। समझ आएगी बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि ये रिएक्शन तो हो गई, एसिड के साथ रिएक्शन तो हो गई, प्रोडक्ट भी हमको समझ में आ रहा है कि भाई मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन क्या सारे मेटल एक तरीके से रिएक्ट करते हैं? रिएक्शन के दौरान उनका जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, एक्सपेरिमेंट जो होगा, उसमें एक तरीके से सेम स्पीड से रिएक्ट करेंगे, सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे? तो सबका अलग अलग कारण, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। हम लोग समझेंगे टॉप रिएक्टिविटी से बॉटम रिएक्टिविटी की तरफ, कि टॉप में जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और जो बॉटम में जो एलिमेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो अब बढ़ते हैं आपके आगे। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। अलग अलग मेटल का अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विथ वाटर, सॉरी ऑक्सीजन। पोटेशियम और सोडियम जो है वो आपके ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? तो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वाइग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर। अब आप सोचें यहां पर वाइग्रसली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट। तो आपके पोटेशियम और सोडियम जो है वो आपके ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं, आग भी पकड़ लेते हैं, कैचेस फायर। क्यों हुआ ऐसा, सोच सकते हो, हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों सबसे ऊपर थे। तो ये हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे। और जब फास्ट रिएक्शन होती है इनकी तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब भी रिएक्शन बहुत फास्ट होगी तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां हीट बनेगी और उसी हीट की वजह से क्या होता है, आपके आग लगने के चांसेस होते हैं। एंड इफ इट केप्ट ओपन, अगर इसको हवा में आप रख दो तो ऑब्वियसली हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके कांटेक्ट में आते ही ये दोनों सब्सटेंस आपके क्या हो जाते हैं, आग पकड़ने की चांसेस रखते हैं। इसलिए कभी भी इनको ओपनली स्टोर नहीं किया जा सकता। इनको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, दे हैव टू केप्ट इन केरोसिन, उन्हें हमेशा केरोसिन के अंदर डुबो के रखना पड़ता है। अदरवाइज बाहर रहेंगे वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के साथ वो वाइग्रसली रिएक्ट करेंगे और जब वो वाइग्रसली रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि वो आग पकड़ लेंगे। क्लियर चीज, समझ में बात। तो ये है आपके पोटेशियम और सोडियम की बात। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो हम बात करते हैं मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आपके अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी हीट देनी पड़ती है। अब देख लें, उससे ऊपर वाला था वो तो अपने आप रिएक्ट हो रहा था, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे हीट देने की जरूरत पड़ती है। तो जब आपका मैग्नीशियम हीट किया जाएगा तो वो आपके क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। आप लोगों ने फुलझड़ी जलाई होगी, देखा होगा,
कैसी एक ब्राइट फ्लेम निकलती है, एक चमकदार, है ना, वेल्डिंग करने जाते हैं तो कितनी एकदम चमक क्रिएट होती है। वैसे ही जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन चलती है तो उस समय वो एक डेजलिंग फ्लेम, एक ब्राइट फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर चीज? यहां पर भी हीट प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए हीट देनी है, बट बाद में आपको देने की जरूरत नहीं है, वो फिर अपने आप रिएक्शन चलती है और आपको हीट प्रोड्यूस हो जाएगी वहां पर। तो ये भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आयरन की बात करें। आयरन इज हीटेड, इट ग्लोज ब्राइटली। जब आयरन को हीट किया जाए तो आयरन, अब आप देख लो लो रिएक्टिव और अपन नीचे आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसे हमें हीट करना पड़ रहा है और हीट करने पर ये आग नहीं पकड़ता, ये सिर्फ क्या होता है, ग्लो करता है। इट ग्लोज ब्राइटली, बहुत ही एक चमक क्रिएट करता है। कभी घर में आपने कोई लोहे की चीज वगैरह गर्म करके देखी होगी, ज्यादा हीट करने पर क्या होता है, वो एकदम ग्लो हो जाती है, एकदम चमक क्रिएट करती है। तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि आयरन को अगर आप हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर सकता है और हीट होने पर वो क्या करता है, आपके ग्लो करता है, ब्राइटली इट ग्लोज, वो है ना चमकेगा एक तरीके से। ठीक है, फिर आपके बात करें और नीचे आते रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एग्जांपल हो गया कॉपर का। कॉपर क्या है, उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और जब इसे बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ये तो इससे भी लो रिएक्टिव है, तो ये तो ग्लो भी पूरा नहीं करता, ये तो ग्लो भी नहीं करता है। ये क्या होता है, सिर्फ आपके ब्लैक कलर का क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। इट टर्न्स इनटू ब्लैक सब्सटेंस एंड दैट इज योर कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? तो इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न, वो ना तो जलता है ना ही ग्लो करता है, वो सिर्फ आपके ब्लैक कलर के सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। देख लो आप, जैसे सब नीचे आ रहे हैं, हीट प्रोड्यूस होने का प्रोसेस भी कम होता जा रहा है और उल्टा हमें ज्यादा हीट अब देनी पड़ रही है। इनिशियली तो वो अपने आप रिएक्ट करके खुद हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन रिएक्टिविटी में नीचे आते आते क्या हो गया, उनके हीट प्रोड्यूस करने की बात तो दूर है, उन्हें हमें रिएक्ट कराने के लिए खुद ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब थोड़ा रिएक्टिविटी में और नीचे आ जाओ, सिल्वर और गोल्ड की बात करो। तो सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं कि उन्हें आप कितना ही हीट कर लो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते। क्लियर? सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। आप कितना ही हाई टेम्परेचर दे दो, ये आपके सिल्वर और गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी वैल्यूएबल। इसीलिए इनके गहने बनते हैं, ज्वेलरीज बनती है, हमारे ऑर्नामेंट्स के रूप में ये काम में आते हैं, क्योंकि ये कितना ही आप इन्हें हीट कर लो, ये आपके खराब नहीं होते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर चीज? तो ये आपके अलग अलग मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो मैंने आपको बताया कि वो किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका। ठीक है, चलिए। सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट which prevent further oxidation and they are called self protecting metals। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं, ये जितने भी मेटल हमने देखे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर गेटिंग कोरोड, वो खराब हो रहे हैं, उनको कोरोजन हो रहा है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, मेटल का खराब हो जाना। अब मेटल खराब हो गया तो आगे आपके किसी काम नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उल्टा एक अच्छी प्रॉपर्टी उनमें डेवलप हो जाती है। मैं एक थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जैसे आयरन है, आयरन का ये अपर पार्ट है। अब ये अपर पार्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो इस हिस्से पर ऑक्सीजन का कनेक्शन होगा, और जब ऑक्सीजन इस हिस्से के साथ Fe वाले पोर्शन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो ये हिस्सा आपके कोरोड हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। कोरोड हो गया, कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे ये टूटना चालू होता है, बिखर जाता है। ये आयरन का हिस्सा गया। नाउ न्यू आयरन एयर के कांटेक्ट में आ गया, ये भी धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी आपके धीरे धीरे क्या करेगा, खराब होगा, कोरोड होगा, और ये भी टूटेगी, ये लेयर टूटेगी और ये भी जाएगा। अब ये भी गया। अब आयरन का दूसरा हिस्सा ये ओपन में आ गया एयर के कांटेक्ट में, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, ये आपके खराब होगा, कोरोड होगा, ये लेयर भी जाएगी। स्लोली स्लोली ये पूरी आयरन की शीट या आपकी जो भी सब्सटेंस है वो आपकी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मटेरियल पूरा गया हमारा।
पूरी तरीके से खराब हो गया। लेकिन कुछ मेटल, जैसे कि कौन कौन से मेटल यहां पर नाम दिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये कुछ ऐसे मेटल है कि अगर आप इन मेटल को हवा में छोड़ दे, जैसे मैं आपके एल्यूमिनियम की बात कर लूं, अब ये क्या करता है कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये लेयर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोर हार्डर एंड आप कह सकते हो कि काफी टफ लेयर होती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो ये उल्टा ये लेयर बनने से कोरोड तो कह रहे हो आप, लेकिन ये कोरोजन उल्टा इसके लिए फायदेमंद है। कोरोजन हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, एक तरीके से उसके लिए फायदेमंद हुआ कि ये लेयर बनने से अब ये कभी टूटेगी नहीं, उल्टी ये मजबूत लेयर है। और जब ये मजबूत लेयर बनेगी तो नीचे वाला जो एल्यूमिनियम है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, आपकी प्रोटेक्ट हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये कोरोजन जो है, ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के कारण जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, इसने इस मेटल को प्रोटेक्ट कर लिया। क्लियर? तो ये मेटल खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेटल खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के अपने आप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। समझ में आ गई बात, क्लियर है चीज? चले आगे, चलिए। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। जैसे हमने आपके मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखा, वैसे ही अब हम लोग देखेंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं। तो जब आपके मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोचें आप। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो आपकी दो कंडीशन है, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब सोचो मेटल हाइड्रोक्साइड कौन बनाएगा और मेटल ऑक्साइड कौन बनाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड जो हाई रिएक्टिव है, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे वहां पर लो रिएक्टिव मेटल जो है वो आपकी क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब समझते हैं कौन से मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कौन से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आप देख लें यहां पर मेटल जो है जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपकी दो चीजें, या तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा या फिर वो बना लेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। साथ में आपके एक चीज कंफर्म है, क्या बनेगी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं कि कैसे मेटल ऑक्साइड जो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन बनाते हैं। तो लेते हैं सोडियम प्लस वाटर। अब आप यहां देखें मैंने एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लिया है, हाई रिएक्टिव मेटल लिया है, जिसका रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करता हूं तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, आप देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और साथ में एक चीज कंफर्म है, क्या बनना है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपके आ गया यहां पर, क्लियर चीज। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी हाई रिएक्टिव है, पोटेशियम, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहां पर। इसके साथ आपके कैल्शियम प्लस वाटर, ये भी लगभग हाई रिएक्टिव में ही रेंज में आता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर आपके एल्यूमिनियम प्लस वाटर। अब यहां पर आप देख लें ये थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा नीचे जा रहा है, तो वहां पर आपके क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस आपके वाटर जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट नहीं कर रहा, वो बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर चीज, समझ आई बात। तो हाई रिएक्टिव जो मेटल है वो मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, और जो एवरेज या एवरेज से नीचे वाले हैं वो आपके क्या करते हैं, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल है आयरन प्लस वाटर, Fe प्लस H2O, ये भी आपके क्या देगा, Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर भी आपके आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करने पर आयरन ऑक्साइड क्रिएट कर रहा है।
क्लियर। तो ये इस तरीके से आपके काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जिसमें एकदम क्लियर हो गया आपको कि कब आपके ये हाइड्रो ऑक्साइड देंगे और कब आपके ऑक्साइड देंगे। तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल ऑक्साइड जो है वो देते हैं आपके लो रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर चीज। चलिए आगे। अब आपके जैसे हमने देखा था कि ऑक्सीजन के साथ अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो वाटर के साथ भी ऐसा ही केस है कि अलग अलग मेटल वाटर के साथ भी अलग अलग तरीके के रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक करके हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव की तरह हम लोग समझेंगे इसको। सोडियम एंड पोटेशियम जानते हैं बहुत हाई रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, वो आपके कोल्ड वाटर के साथ बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करता है। हॉट वाटर स्टीम वगैरह सबके साथ करेगा, बट इवन वो कोल्ड वाटर के साथ क्या करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। और रिएक्ट इतनी तेज होती है कि वो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। अब हाइड्रोजन खुद एक फ्यूल है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अब यहां पर हीट और प्रोड्यूस होगी क्योंकि फास्ट रिएक्ट किया। अब वो हीट आपके अगर हाइड्रोजन को मिल जाए तो सोचे क्या होगा, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो यहां पर बहुत फास्ट आपके फायर कैच होने का बड़ा रीजन है कि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, हीट बहुत ज्यादा बनती है और उस हीट के कांटेक्ट में आ जाता है ये हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट आपकी क्या करता है, फायर कैच कर लेता है। क्लियर। तो सोडियम पोटेशियम दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन। किससे बचाना है, एक तो एयर से बचाना होता है, दूसरा आपके वाटर के कांटेक्ट में गलती से कहीं नहीं आ जाए। मॉइस्चर भी अगर उसके कांटेक्ट में आया तो हो सकता है। इन दोनों ही चीजों से बचाने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा, केरोसिन में स्टोर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आपके कैल्शियम थोड़ा लो रिएक्टिव है। कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली, थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम ये थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है, बट इसकी रिएक्शन फिर भी थोड़ी फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हीट नहीं होती कि वो आग पकड़ सके। आपने देखा होगा चूने को पानी में जब हम मिलाते हैं तो जिस मटके में या जिस बर्तन में आप वो चूना और पानी मिलाओगे वो क्या होगा, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण कि आपके जो कैल्शियम है वो बेसिकली क्या होता है, वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनाता है और रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है और उसी हीट की वजह से वो बर्तन जो है वो आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बट कंडीशन यहां आग नहीं पकड़ती, फायर कैच नहीं होती। क्लियर चीज। नाउ नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करें। मैग्नीशियम भी ऑलमोस्ट कैल्शियम की तरह ही है, बट यहां पर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। यहां पर जो रिएक्शन है ये कोल्ड वाटर के साथ इजीली हो रही है, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर। इसे रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी चाहिए। तब वही है कि भाई थोड़ी हीट देनी पड़ती है इसकी रिएक्शन को, तब जाके ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। पहले वाले में भी क्या किया था, रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ी थी। तो यहां पर आपके मैग्नीशियम को वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराना है तो आपका वाटर कैसा चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। यहां पर किसी प्रकार का आपके कोई ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है और नहीं कोई आग लगने की कोई संभावना है। क्लियर चीज। यहां पर एक चीज और बता दूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं जब आप उसे पानी में डालते हो तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो क्या होते हैं, एक्चुअली फ्लोट करते हैं, आपके पानी पर तैरते हुए मेटल्स के पार्टिकल नजर आएंगे। अब मेटल पानी पे कैसे तैरता है, मेटल तो डूब जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां बनती है हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो आपके मेटल के पार्टिकल्स पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये मेटल्स के पार्टिकल पर जब आपके हाइड्रोजन गैस के बबल चिपकेंगे तो ये बबल्स की वजह से क्या हो जाएगा, वो आपके लाइट हो जाएगा और वो फिर आपके क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। ये बबल्स यहां लग गए और ये आपके मेटल पार्टिकल को पानी के टॉप सरफेस पर क्या कराएगा, फ्लोट कराएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी के अंदर मिलाने पर
वे पानी पर फ्लोट क्यों करते हैं? व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? तो सिंपल सा रीजन आपको बताना है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम विद वाटर। कैल्शियम मैग्नीशियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। वो बबल्स कहाँ जाते हैं? मेटल की सरफेस पर चिपक जाते हैं और फिर उस पूरे मेटल के पार्टिकल को बना देते हैं लाइट, और वो फिर मेटल का पार्टिकल क्या करता है? आपके उस पानी के टॉप सरफेस पर फ्लोट होता हुआ नजर आता है। क्लियर चीज? चले आगे। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ध्यान रखें, रिएक्ट ओनली विथ स्टीम। अब ये तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हुए नहीं, या आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हुए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मेटल है जो ओनली आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं? ऐसे मेटल बताओ जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे मेटल बताओ जो आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन आता है, इसलिए अलग अलग याद रखना। तो यहां पर हो गया स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले, मतलब इनको एनर्जी और ज्यादा चाहिए क्योंकि लो रिएक्टिव है। सिंपल जो बात है वो यही है। क्यों? जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमें हीट ज्यादा देनी पड़ रही है, यहाँ हॉट वाटर था और यहाँ स्टीम आ गई, कारण ये लो रिएक्टिव है और इन्हें वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो आपको स्टीम देनी पड़ेगी। और स्टीम जो है जब इनके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा? आपके मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर चीज? तो मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर चीज? समझ आ रही बात? चलिए, तो अभी हमने देखा कि कैसे मेटल, अलग अलग मेटल जो है वो वाटर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। मेन चीज जो ध्यान में रखने वाली है, सोडियम पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के दौरान हीट बहुत ज्यादा बनती है, हाइड्रोजन जब उस हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम नॉर्मली आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, हीट जरूर प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत ज्यादा हीट नहीं होती, इसलिए आग नहीं पकड़ता, ये सिर्फ आसपास का जो एरिया वो गर्म हो जाता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिजल्ट में वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि क्यों ये पानी के सरफेस पे फ्लोट होते हैं? तो जब ये आपके रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स इनके पार्टिकल के सरफेस पे कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसे लाइटर बना करके वाटर के सरफेस पे फ्लोट करवाते हैं। और कुछ ऐसे मेटल जो ओनली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट इज एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। क्लियर चीज? चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। आपके मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, अब ये ऐसे मेटल है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, आप भी जानते हैं, वेरी लो रिएक्टिव है। ये आप कितना ही गर्म कर लो या कितना ही गर्म पानी दे दो या कितनी स्टीम दे दो, ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं लेड करता है, नहीं कॉपर करता है, ना सिल्वर, ना गोल्ड। ये गर्म पानी के साथ नहीं स्टीम, नहीं आपकी कोल्ड वाटर, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? तो अलग अलग आपकी रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में रहेगी तो ये बातें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी उससे लिंक है, वो सही से दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको ये समझने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड। अब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था एसिड रिएक्ट विथ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि कोई एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, वही यहां पर है, एसिड प्लस मेटल को या मेटल प्लस एसिड को बात एक ही है। तो जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपकी प्रोड्यूस करता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप देखें यहां पर ये है Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक बना गया सॉल्ट, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, साथ में आपके बन गई हाइड्रोजन गैस। क्लियर चीज? तो इस तरीके से आपकी कोई भी मेटल नॉर्मली, ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाना होता है, ये भी एक थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कंसंट्रेट के साथ नहीं करना है। डाइल्यूट एसिड के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके वो क्या देगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ZnCl2 प्लस H2। क्लियर, इजी है। इसके बाद Fe प्लस HCl आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिजल्ट में क्या दे रहा है, FeCl2 प्लस H2। तो इस तरीके से ये सारे रिएक्शन जो है वो हमारी ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर कर रहे हैं कि जब भी आपके मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है तो वो रिजल्ट में मेटल सॉल्ट प्लस आपकी क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसकी जगह HCl की जगह अगर आप सोचे H2SO4 होता तो बताओ रिजल्ट में क्या होता, यहां मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाता, जिंक सल्फेट हो जाता और आयरन सल्फेट हो जाता। क्लियर, फेरस सल्फेट। तो इस तरीके से आपके ये जो रिएक्शन है आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो, ये रटने की जरूरत नहीं है। आप एक मेटल का नाम ले लें, उसके साथ एक एसिड का नाम ले लें और प्रोडक्ट बनाए मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो H2 तो फिक्स लगानी है, बाद में बैलेंस कर लेना, आगे कितने नंबर आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। साथ में सॉल्ट बनाना है तो सॉल्ट का जो मेटल है वो यहां से मिल जाएगा और पीछे Cl है तो Cl लगा दो, SO4 है तो SO4 लगा दो, और कोई आपका एसिड है तो उसका जो है आपका NN वाला जो पोर्शन है वो उसके साथ अटैच कर लो। क्लियर। अब यहां पर आपके रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, सेम चीज जो आगे अभी वाटर और हमने ऑक्सीजन के साथ बात की कि अलग अलग मेटल उनके साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ, वैसे ही एसिड के साथ भी इनकी रिएक्शन क्या है, थोड़ी वेरी करती है, कहीं पर फास्ट होती है कहीं पर धीरे। तो यहां पर कुछ एलिमेंट का कंपैरिजन किया गया, एग्जाम में कई बार आ जाता है, जो आपके MgAl Zn और Fe मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन का कंपैरिजन है। और रिएक्शन साइंटिस्टों ने रिएक्शन करवा करके, केमिस्ट जो होते हैं उन्होंने रिएक्शन करवा के ये चेक किया गया कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन में हाई रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एल्यूमिनियम थोड़ा स्लो करता है, जिंक उससे भी स्लो करता है, सबसे स्लो कर रहा है इसमें आपके Fe। क्लियर चीज। तो इस तरीके से आपका ये कंपैरिजन इन रिएक्शन के द्वारा कि HCl के साथ इन चारों का रिएक्शन कराया, ये बहुत फास्ट हो गई रिएक्शन, ये रिएक्शन से थोड़ी धीरे हुई, ये रिएक्शन और धीरे हुई, ये रिएक्शन इन सबसे धीरे हुई। तो रिएक्टिविटी समझ में आ गई कि ये हाई रिएक्टिव है, ये थोड़ा लो रिएक्टिव है, ये थोड़ा लो रिएक्टिव है, इससे भी लो रिएक्टिव है। क्लियर। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, अब ये कैसे एलिमेंट है जो किसी के साथ रिएक्ट थोड़ा कम ही करते हैं, इनका नेचर थोड़ा उस टाइप का है, लो रिएक्टिव में आते हैं। तो यहां पर ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर चीज, याद रखिएगा, कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप बात करें हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको पूछूं तो कि नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आप मेटल का रिएक्शन करवाते हो तो नॉर्मली मेटल और एसिड रिजल्ट में एक सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, वाटर दे आपके हाइड्रोजन दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके नाइट्रिक एसिड है तो यहां पर हाइड्रोजन गैस की जगह क्या मिलता है, वाटर आ जाता है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ। इसके केस में आपके हाइड्रोजन नहीं बनता, इसके केस में बनता है आपके क्या, वाटर। तो क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचें आप लोग, बताएं आपको। अब मैं आपको कहूं तो ये हाइड्रोजन की जगह वाटर दे रहा है, तो कुल मिला के हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर बन रहा है वो। तो ऑक्सीडेशन किया किसने, तो यहां पर आपकी बात आती है कि ये जो डाइल्यूट HNO3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, ये आपके काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है कि यहां जो भी हाइड्रोजन बनती है, बनती तो है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहेंगे कि नहीं बनती, बनती है, लेकिन वो उसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के फॉर्म में रहने नहीं देता, उसे तुरंत उससे किस में कन्वर्ट कर देता है, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, द हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड।
आपके नाइट्रिक एसिड के साथ जब आपके मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। इंस्टेड ऑफ दैट वो वहां क्या कर देता है, वो आपके H2 की जगह क्या प्रोड्यूस कर लेता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और खुद आपके रिड्यूस हो जाता है। अब इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझिएगा। जैसे एक मेटल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया Zn। अब Zn प्लस HNO3, अब रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस क्या आना चाहिए H2। ठीक है, बैलेंस कर देंगे इसको बाद में। तो ये आपके क्या हो गया, एक सिंपल रिएक्शन हुई, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। लेकिन ये हाइड्रोजन तुरंत आपके वापस क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ रिएक्ट होते ही इसका क्या बना लेगा, H2 प्लस ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपके रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर के इसका तो कर दिया ऑक्सीडेशन, लेकिन ये खुद रिड्यूस होकर के आपके या तो NO2 या NO3 या NO कोई ना कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो पैटर्न है वो आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर, इट रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक एग्जांपल आपके यहाँ दिया हुआ है कॉपर का, आप देखें कि Cu प्लस HNO3 जब रिएक्ट किया तो रिजल्ट में क्या आया, CuNO3 प्लस H2O प्लस NO2। तो ये आप देख लो कि यहां पर अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं तो ये हो गया Zn प्लस HNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस, यहां पर मैं ये भी साथ साथ लिख देता हूं, ये दोनों कॉमन हो गए, ये तो यहां आ गया, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ ही यहां लिख देते हैं H2। प्रोडक्ट में यह आ गया एक, फिर दूसरा आपके H2 आ गया प्लस ये H2O आ गया और प्लस ये NO2 आ गया। अब आप देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ये हटा दो आप, जितना हाइड्रोजन बना वो यहां यूज हुआ, तो कुल मिला के ये हाइड्रोजन तो हट ही गया आपके। क्लियर, तो ये खत्म हो गया। अब आप देखिए वास्तव में रिएक्शन क्या हुई, ये दोनों जब रिएक्ट हुए तो बना जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2। क्लियर चीज, तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हुई थी। पहले कॉपर प्लस आपके नाइट्रिक एसिड रिएक्ट होते हैं तो कॉपर नाइट्रेट प्लस H2 बनता है, फिर वो H2 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और फिर वो क्या बना लेता है, H2 प्लस NO2। तो फाइनल उन दोनों रिएक्शन को मिला करके जब आप लिखते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जो रिएक्शन है वो इस तरीके का दिखता है। क्लियर चीज, तो यहां पर आप सीधा सीधा समझ लें कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो आपके मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बनता है उस हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है और उसी के साथ खुद रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्म ले लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड का पैटर्न वो प्राप्त कर लेगा। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपके जो एसिड के साथ जो मेटल की रिएक्शन है वो बताइए। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, बट यहां पर एक कंडीशन और है, दो मेटल ऐसे हैं, टू मेटल जिनके साथ ये HNO3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। सिर्फ दो ही मेटल ऐसे हैं जिनके साथ क्या होता है, HNO3 क्या करता है, आपके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। वहां पर वो उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो ऐसे दो मेटल के नाम बताइए। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आप अपनी बुक को पढ़िए, ढूंढिए ये कहां लिखा हुआ है, वहां पर दो मेटल के नाम आपको मिलेंगे जो ये बताएगा कि ये दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बावजूद आपके क्या कर रहा है, H2 ही प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट, अब यहां पर एक शॉर्ट वे में थोड़ी सी चीज आपको समझा दूं। अब देखें, रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब हमने एयर के साथ रिएक्शन करवाया था, मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो आप देख लो ये दोनों बहुत तेजी से रिएक्ट करते हुए क्या बनाते थे, मेटल ऑक्साइड बनाते थे। यहां पर आप देख लें वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, तो ये टॉप के कुछ एलिमेंट थे जो आपके क्या करते थे,
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते थे। क्लियर चीज। साथ में आप देख लें एसिड के साथ भी रिएक्शन है। टॉप के जो हैं वो आपके बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, मेटल ऑक्साइड मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आते हैं एयर के साथ, तो आप देख लें रिएक्शन थोड़ी सी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, मेटल ऑक्साइड जरूर बनता है, थोड़ी बहुत हीट बनती है, लेकिन वो आपकी बहुत ज़्यादा हीट नहीं कह सकते। और ये तो है वो आपके क्या करते हैं, सिर्फ आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। क्लियर। और ये वाले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। इधर वाले आप देखें वाटर के साथ रिएक्शन, जैसे ये फास्ट कर रहा था, ये थोड़े आपके स्लो कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल करते ही नहीं है। इसमें भी ये तो आपके कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, ये भी कोल्ड वाटर, ये तो हॉट वाटर के साथ था। इसके बाद ये स्टीम के साथ थे। क्लियर। ये तीनों स्टीम के साथ थे, और ये तो आपके रिएक्ट करते ही नहीं है। यहाँ पर एसिड वाले के केस में ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो वही है कि ये जो सीक्वेंस अगर आप लोगों ने सही से याद कर रखी है तो आप लोगों को एयर मींस ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ जो मेटल्स की रिएक्शन है वो इजीली किस तरीके से हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है सर। शॉर्ट में एक और उसी तरीके का मैंने बना रखा है, तो इसमें भी अब वही है कि ये वाले आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपके एक कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, यहां से यहां तक वाटर के साथ रिएक्शन इनकी होती है। फिर आपके मतलब कोल्ड वाटर के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हॉट वाटर और फिर उसकी जरूरत पड़ती है। ये वाले जो यहां तक के हैं एलिमेंट, ये एसिड के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। फिर आपके ये यहां तक आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये यहां तक ही है, ये एक्चुअली गलत आ गया, यहां तक है, ये लिस्ट भी आपके यहां तक है और ये भी यहां तक है, और ये आपके इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, और सिंपल है, ऊपर की तरफ हाई रिएक्टिव है, नीचे की तरफ लो रिएक्टिव है। तो आज के लिए इतने ही। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं और मैं आपको देना चाहता था, लेकिन अभी ये केमिकल प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई। आपके आगे और भी केमिकल प्रॉपर्टी है कि इन मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ और दूसरे किसी नॉन मेटल के साथ जब कराई जाए तो कैसे होती है वो रिएक्शन, वो करने के बाद मैं फिर इसके कॉम्बाइन आपको क्वेश्चंस दूंगा और वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।